चलिए भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान वाईटी में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 और उसके अंदर हमने 26 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 27वें क्वेश्चन से स्टार्ट करना था और 27वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फलन f(x) बराबर में kx + 1 इफ़ यदि x लेस देन इक्वल पाई है और 3x - 5 है, कब यदि x ग्रेटर देन पाई है। तो अगर ये x बराबर में पाई पर यहाँ गिवन है कि x बराबर पाई पर क्या है, स्थित है, x बराबर पाई पे स्थित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। चलिए भाई अपने लिखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखना है, चूंकि फलन x बराबर पाई पर स्थित है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल क्या होगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फलन का मान भी होता है। पर जब बराबर वाली कंडीशन हो ना, यहाँ पे सिर्फ बराबर दिया हो, तब फलन का मान भी बराबर लेके चल लो। और जब लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन दी हो, तब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट काफ़ी है, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। आप लेना चाहते हो फलन का मान बराबर, तब भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें दो पद सेम ही होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 फलन कौन से पॉइंट पे स्थित है, पाई पे, तो पाई माइनस क्या हो गया, h। और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 कौन से पे स्थित है, पाई पे, तो पाई प्लस में क्या हो जाएगा, h। लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 फलन पाई माइनस h का मतलब है पाई से छोटे मान के लिए, पाई माइनस h पाई से छोटे मान के लिए कहाँ मान रखा जाएगा, kx + 1 में। तो k x की जगह क्या पुट कर दोगे, पाई माइनस h + 1, ये लो बस, इज इक्वल लिमिट s टेंडिंग्स टू क्या आ गया, 0। यहाँ क्या है, f पाई प्लस h का मतलब है पाई से बड़ा मान, और पाई से बड़े मान के लिए फंक्शन क्या लेना है, 3x - 5। तो 3x की जगह क्या लिख दोगे, पाई प्लस h माइनस का क्या आ गया, 5, ये लो। अब सर क्या करोगे, h की वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ पे 0 पुट कर दी, तो ये हो जाएगा k पाई और प्लस में क्या आ जाएगा, 1। मैंने देखो k का अंदर मल्टीपल कर दिया, k पाई हो गया, और h के कारण h 0 पुट किया, तो ये पूरा h 0 हो जाएगा, +1 बराबर में। यहाँ भी क्या करोगे, h 0 पुट करोगे तो अंदर 3 का गुणा कर दोगे तो 3 पाई, प्लस में h का 0 पुट करोगे तो 3, और h 0 के साथ आएगा तो 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0, माइनस का क्या आ गया, 5। तो यहाँ हो गया k पाई + 1 बराबर में 3 पाई माइनस का क्या आ गया, 5। अब ये k पाई प्लस का 1 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो k पाई बराबर में ये 3 पाई माइनस क्या हो गया, 6 हो गया। 3 पाई माइनस क्या हो गया, 6। k बराबर में 3 पाई माइनस 6 बटे में कितना आ जाएगा, पाई। ये आ गया आपका k का मान, ये आ गया आपका k का मान। सिंपल सा काम था सर, कुछ नहीं करना, स्थित दिया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन 26वां मैंने पिछले लेक्चर में करवा भी दिया था। इसमें क्या है सर, x बराबर पाई पे स्थित दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को बराबर रख लेना। ठीक है, फलन का मान भी बराबर ले सकते हो। यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे दो मान एक जैसे बन जाते हैं, लास्ट में पदों को बराबर रखने पे हो जाता। ठीक है, जो लास्ट 26 नंबर क्वेश्चन में करवाया था। और 27वें में करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, आप फलन का मान बराबर लेके भी चल सकते हो। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 28, 29 एक जैसे हैं, आप स्वयं करके देख लेना। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में, उसके बाद में संयुक्त फलन की बात करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए फास्टली। चलिए भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, इसमें आपको कोई पॉइंट नहीं दिया और नहीं बोला है स्थित है, बस इसने सीधा बोल दिया कि ये जो फंक्शन है ना, वो इसमें निर्दिष्ट बिंदुओं पे स्थित है। अच्छा, निर्दिष्ट बिंदु कौन कौन से होंगे सर, निर्दिष्ट बिंदु 2 और 10, 2 और 10, ये 2 और 10 दोनों पे स्थित दिया हुआ है।
2 और 10 दोनों पे क्या दिया हुआ है, सतत दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को कितनी बार करना पड़ेगा, एक 2 बार करना पड़ेगा और एक 10 पर करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। और जैसे ही क्वेश्चन अपने 2 बार करेंगे 2 इक्वेशनें बन जाएंगी और हमें क्या ज्ञात करना है, ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखेंगे। फलन x बराबर 2 पर सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। सिंपल काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। निर्दिष्ट बिंदुओं पे सतत दिया हुआ है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या कर दोगे, राइट हैंड लिमिट कर दोगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 f 2 पे कर रहे हो तो 2 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 f 2 प्लस में क्या हो जाएगा, h। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, 2 माइनस एच करते हैं और राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, 2 प्लस एच करते हैं। बस 2 माइनस एच, 2 से छोटे मान, 2 से छोटे मान के लिए फलन का मान कितना दे रखा है, 5। बस 2 प्लस एच के लिए 2 से बड़े मानों के लिए फलन क्या दे रखा है, ये रहा लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0। एक्स किस जगह क्या पुट करना है, 2 प्लस एच, तो a x किस जगह आ गया, 2 प्लस एच, प्लस में क्या आ गया, b। ये लो, ये 5 बराबर आ गया लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0। ये हो गया 2a प्लस में ah प्लस में b। 5 बराबर में h का मान 0 पुट करना है, h का मान 0 पुट करोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। क्या रह गया, 2a प्लस b। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, फर्स्ट। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करोगे, आप लिखोगे इसी प्रकार x बराबर 10 पर फलन सतत है। x बराबर 10 पर फलन सतत है, तब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 10 माइनस एच बराबर किसका होगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 10 प्लस एच के क्या होगा, बराबर होगा। अब कहोगे कि सर शॉर्टकट लिख दिया, तो ऊपर एक बार लिख चुके हो कि ये बराबर होंगे तो इसमें भी ये बराबर होंगे, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस एच के इक्वल हो जाएगा। सर अगर ये बराबर हो गया तो 10 माइनस एच 10 माइनस एच यानी 10 से छोटे मान के लिए कहाँ मान पुट होना है, यहाँ पर। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 a, ये रहा 10 माइनस एच, प्लस में क्या आ गया, b। ये लो बराबर में लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 10 प्लस एच, 10 से बड़े मान के लिए कितना मान दिया हुआ है, 21। बस कुछ नहीं करना, 21 पुट कर दो, लिमिट हट जाएगी यहाँ से 21। h का मान 0 पुट करोगे, h का मान 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस b बराबर में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितनी होगी, 2। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 1 व 2 के अंदर क्या लगा दोगे, विलोपन। समीकरण 1 व 2 में विलोपन लगाने पर, समीकरण 1 व 2 में विलोपन से, समीकरण 1 व 2 में विलोपन से, एक क्या है, 2a प्लस b, 2a प्लस b बराबर में 5 है। और यहाँ कितना है, 10a प्लस b बराबर में कितना है, 21। 10a प्लस b बराबर में कितना है, 21। दोनों इक्वेशनें बन गई, साइन चेंज कर दो, माइनस b से प्लस b कैंसिल हो गया। 10a में से 2a माइनस का होगा तो माइनस का 8a हो गया। माइनस 21 में से 5 जाएगा तो माइनस का 16 आ जाएगा। a इज इक्वल माइनस 16 बाई माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल, 16 में 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, a का मान 2 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ गया। a का मान 2 आने पे समीकरण 1 में मान रख दो, तो लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 2a प्लस b बराबर में कितना है, 5। 2a का मान कितना पुट करोगे, 2, 5, b बराबर में 5, 2 दूनी 4, प्लस का 4 इधर आके माइनस का, b बराबर में कितना आ गया, 1। यानी a का मान 2 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर सबसे इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चनों में आने के लायक क्वेश्चन है, 3 नंबर में आने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं है सर, 2 पर सतत है, 10 पर सतत है। पहले 2 पर सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट करोगे, इक्वेशन 1 बन जाएगी। फिर x बराबर 10 पर सतत है तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर करोगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। 1 और 2 में विलोपन लगा के सॉल्व करोगे, a का मान 2 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसे फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद में अपने करते हैं संयुक्त फलन। चलिए नोट डाउन कीजिए।
चलिए भाई, आगे वाले 31 से लेके 34 तक के क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास अवधारणा आती है संयुक्त फलन की। अच्छा, संयुक्त फलन होता क्या है सर? एक ऐसा कोई फंक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक फंक्शन क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? संयुक्त फलन कहलाता है। तो संयुक्त फलन क्या होता है सर? आप लिखोगे एक ऐसा फलन, एक ऐसा फलन, एक ऐसा फलन जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक फलन किसी विशिष्ट संक्रिया से जुड़े होते हैं, किसी विशिष्ट संक्रिया से जुड़े होते हैं, किसी विशिष्ट संक्रिया से जुड़े होते हैं। अच्छा, एक ऐसा फलन जिसमें दो या दो से अधिक फलन क्या होते हैं, एक विशिष्ट संक्रिया से जुड़े होते हैं। अब संक्रिया से क्या समझते हो सर? संक्रिया होती है वो प्लस माइनस की भी हो सकती है, गुणा भाग की भी हो सकती है, और एक विशिष्ट संक्रिया भी हो सकती है, जैसे एंगल्स बनते हैं, जैसे त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं ना, साइन एक्स कोस एक्स। तो सर यहाँ पे दो फलन चलते हैं, एक तो साइन त्रिकोणमितीय फंक्शन है, और x कौन सा है? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये दोनों कंबाइंड होते हैं और एक विशिष्ट क्या बनता है? फलन बनता है, जिसे बोलते हैं साइन x। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पर सर एक फलन है, जैसे मान लो मॉड x प्लस साइन x, ये फलन अगर fx है तो सर ये संयुक्त फलन है। ये क्या है? संयुक्त फलन है। इसमें तीन फंक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो मॉड देखने को मिल रहा है, एक x देखने को मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है? साइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तीन फंक्शन है बेटा, एक तो साइन है जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, एक x है, और दूसरा क्या है? मॉड वाला फंक्शन है, और दूसरा क्या है? मॉड वाला फंक्शन है। एक तो साइन हो गया, एक x हो गया, और एक कौन सा हो गया? मॉड वाला फंक्शन है। इसमें तीन फंक्शनों से ये जुड़ा हुआ है, और तीन फंक्शनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखोगे मॉड x और मॉड एक फलन है, ये दो फंक्शनों से मिलकर बना है, बट दो कौन से सर? विशिष्ट संक्रिया लगी है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? संक्रिया को विशिष्ट संक्रिया बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? साइन x, जैसे साइन और x से मिलकर बना है ये साइन x। अब आप बात करोगे सर ये विशिष्ट संक्रिया कैसे पता लगेगा हमें, कैसे बने होंगे फंक्शन? कुछ तो होगा ना इसमें। तो सबसे पहले देख लेना, संक्रिया को इस O से लिखते हैं। ये O नहीं होता, वास्तव में संक्रिया का साइन होता है। क्या होता है? संक्रिया का साइन होता है। अच्छा, अब आप सोचना, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अब समझना इस बात को। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और एग्जाम्पल लिया मैंने fx बराबर में साइन x स्क्वायर ले लिया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सर ये दो फलनों से मिलकर बना है। मैंने मान लिया कि इसमें एक फलन तो gx है और वो है साइन x, ठीक है, और एक फलन hx है और वो है x स्क्वायर भी। एक तो सर इसमें साइन है और दूसरा क्या है? x स्क्वायर है। अब साइन को अलग नहीं मानना, x तो मानना ही मानना है, क्योंकि यहाँ पे x मानना होता है, ठीक है। और hx में क्या हो गया? एक x स्क्वायर है। मतलब एक तो त्रिकोणमितीय फंक्शन है और दूसरा कौन सा है? अलजेब्रिक फंक्शन है। इन दोनों फंक्शनों से मिलकर क्या बना हुआ है? ये fx बना हुआ है। तो सर आप कहोगे कि इनको जब जोड़ेंगे, कंबाइंड करेंगे किसी संक्रिया से, तो ये बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि आप इनको क्या करो, एक संक्रिया, और इसी को बोलते हैं विशिष्ट संक्रिया। मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, GOH, वास्तव में GOH नहीं है, मैं डायरेक्ट वैसे ही बोल रहा हूं GOH। ये है G संक्रिया H, और G संक्रिया H करेंगे तो वापस ये बनना चाहिए। आप कहोगे हाँ सर बनना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा जाता है X। अब देखो G बोला गया HX, अब देखो H में यहाँ पे क्या आ गया? X, तो HX का मान क्या है? x स्क्वायर है। तो आप लिखोगे यहाँ पर x स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? x स्क्वायर। HX किस गया? x स्क्वायर लिख दिया। और G, अब G में x किस गया? क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x किस गया? क्या आ गया? x स्क्वायर। वापस यही बन गया।
अगर यही उल्टा कर दिया जाता, यहां पे उल्टा कर दिया जाता, H संक्रिया G कर दिया जाता तो मान कुछ और आता। आप क्या लिखोगे सर, H GX है, अब क्या है GX, देखो GX का मान क्या है sin x है, तो आपने यहां पे लिख दिया sin x, क्या लिख दिया sin x। अब H में x की जगह क्या आ गया sin x, तो x की जगह क्या लिखोगे sin x, और इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x। और याद रखना GOHX नॉट इक्वल रहता है HOGX के। तो सर ये एक कंबाइंड फलन है, ये दो फलनों से मिलकर बना हुआ है, एक तो sin x और एक x स्क्वायर से। जब इन दोनों को इस संक्रिया के द्वारा कंबाइंड करते हैं तो क्या आता है, दो फलन बनते हैं। एक तो GOHX बनता है जो कि इसके बराबर है, एक HOG बनता है जो इसके बराबर नहीं है। हमें जो चाहिए हम उसका यूज करेंगे, हमें ये चाहिए हमें ये नहीं चाहिए। अगर ये बोला होता तो ये भी बन सकता था, ठीक है। और ये दोनों जो बनते हैं वो कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है सर। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको समझना एग्जांपल को, इस एग्जांपल को समझो। यहां पर एक फलन दिया हुआ है, मान लो sin mod x, ये दिया हुआ है, तो यहां पर भी तो दो फलन है ना सर। मैंने मान लिया दो फलन कौन कौन सा है, एक तो sin x है और दूसरा hx है, कौन सा है सर mod x है। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो त्रिकोणमिति फंक्शन साइन है और दूसरा क्या है मॉड एक्स है। दोनों पड़े हैं, दोनों को कंबाइंड किया तो क्या बनता है साइन मॉड एक्स बनता है। आप कहोगे कि सर यस सर कैसे बनेगा, आप लिखोगे जी की संक्रिया एच में लगाते हैं, जी की संक्रिया एच में लगाते हैं एच एक्स का मान पुट करो, एच एक्स का मान है सर मॉड एक्स, ठीक है। और इस मॉड एक्स को कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पर एक्स की जगह मॉड एक्स पुट करोगे तो क्या आ जाएगा साइन मॉड एक्स आ जाएगा। और यही संक्रिया अगर ऐसे लग जाती, एच ओ जी लग जाता, यानी एच संक्रिया जी में लगती तो क्या हो जाता एच जी एक्स। अब जी एक्स का मान पुट करो, जी एक्स का मान है साइन एक्स, ये लो साइन एक्स पुट कर दिया। अब h की जगह x में क्या आ गया, x की जगह sin x आ गया, तो x की जगह क्या लिख दोगे sin x लिख दोगे, तो मॉड क्या आ गया sin x आ गया। अब दोनों देख लो अलग अलग है, एक तो sin mod x बना, एक mod sin x बना। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, संयुक्त फलन होते हैं। तो अब नोट लगा के एक बात लिखनी है, नोट लगा के एक बात लिखनी है। अगर मान लो ये फंक्शन सतत है और ये भी सतत है, तो आप कहोगे यदि g(x) व hx सतत है तब संयुक्त फलन, तब संयुक्त फलन g संक्रिया hx, g संक्रिया hx कौन सा sin x के भी क्या होगा सतत होगा, भी क्या होगा सतत होगा। और जब ये सतत है तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, अर्थात fx क्या होगा सतत होगा। बस इतनी बात लिखनी है आपने। देखो आपके पास क्या दिया होगा, संयुक्त फलन दिया होगा, आप उनको दो फलनों में अलग अलग फलनों में तोड़ लोगे और तोड़ने के बाद में आप लिखोगे सर अगर ये दोनों अलग अलग फंक्शन सतत है ना तो इनका जो संयुक्त फलन होगा वो भी क्या होगा सतत होगा, वो भी क्या होगा सतत होगा। बस इतनी कहानी है और कोई कहानी नहीं है, इसलिए संयुक्त फलन को समझना जरूरी है। संयुक्त फलन क्या कहता है सर, संयुक्त फलन कहता है एक ऐसा फलन जो दो या दो से अधिक फलनों से मिलकर किसी विशिष्ट संक्रिया से बनता है, किसी विशिष्ट संक्रिया से बना होता है, जुड़ा होता है। अब ये संक्रियाएं होने को तो प्लस माइनस की भी हो सकती है, बट इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं ना यहाँ पे प्लस माइनस की संक्रिया नहीं लगती, यहाँ पे एक विशिष्ट संक्रिया लगती है। क्या लगती है, विशिष्ट संक्रिया लगती है जो एंगल के रूप में क्वेश्चन को लेके आती है। तो विशिष्ट संक्रिया से इस प्रकार आप क्या करोगे, इन फंक्शनों को बना सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो इनकी, ठीक है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने क्या करते हैं इस पे बेसिस क्वेश्चंस करते हैं। चलिए भाई नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए। 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, फलन fx बराबर में cos x स्क्वायर को सतत सिद्ध कीजिए, या सिद्ध कीजिए कि ये सतत है।
तो ध्यान से देखो, ये दो फंक्शन पड़ा है, एक तो cos भी पड़ा है और क्या पड़ा है, x स्क्वायर भी पड़ा है। तो आप लिखोगे फलन fx एक संयुक्त फलन है, तब माना gx बराबर में cos x मान लेना, वह hx बराबर में x स्क्वायर। दो फलनों से मिलकर बना हुआ है सर, एक तो cos से और एक x स्क्वायर से, तो मैंने इनको अलग अलग मान लिया कि एक तो cos x है और एक क्या है, x स्क्वायर है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, सभी बिंदुओं पर या अपने प्रांत के बिंदुओं पर क्या होता है, सतत होता है। और hx बराबर में x स्क्वायर एक द्विघात फलन है, और द्विघात फलन भी हमेशा क्या होता है, सतत होता है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं सर बहुत सारे क्वेश्चनों में, तो अब दोबारा करने की जरूरत है नहीं सर, सीधा हिंदी में लिखना है। क्या लिखोगे, लिखना यहां फलन gx बराबर में cos x एक त्रिकोणमितीय फलन है। क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। अतः यह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर स्थित है, प्रत्येक बिंदु पर स्थित है या स्थित होगा, तथा फलन hx बराबर में x स्क्वायर एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, इसलिए यह भी x के प्रत्येक मान के लिए स्थित होगा। x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, यह भी क्या होगा, स्थित होगा। ठीक है, और जब यह भी स्थित होगा प्रत्येक मान के लिए, तो आप क्या लिख दोगे, चूंकि फलन gx व hx स्थित है, इसलिए GOHX बराबर में fx भी स्थित होगा। भी सर जब GOHX आप बनाओगे ना इससे, यानी G संक्रिया HX आप बना के देखो क्या बनेगा, HX, तो HX का मान क्या होगा, x स्क्वायर पुट कर दिया, और यहां पर x की जगह x स्क्वायर पुट किया है तो क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर। तो मैंने यही तो कहा है कि सर जब ये दोनों स्थित है ना, तो GOH यानी ये भी क्या होगा, स्थित होगा। बस 31 से लेके जितने भी क्वेश्चन आपके बने हैं, 31, 32, 33, 34 जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, ऐसे ही होने वाले। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखो, क्या दे रखा है, fx बराबर में साइन मॉड x दे रखा है। क्या दे रखा है, fx बराबर में क्या दे रखा है, साइन मॉड x दे रखा है। fx बराबर में साइन मॉड x दे रखा है, तो आप लिखोगे फलन fx संयुक्त फलन है, फलन fx संयुक्त फलन है, तब माना gx बराबर में मान लेना साइन x और hx बराबर में मान लेना इस बार मॉड x। तो आप लिखना यहां फलन gx त्रिकोणमितीय फलन है। कौन सा है, त्रिकोणमितीय फलन है, अतः यह स्थित होगा, तथा फलन hx बराबर में एक मापांक फलन है, एक मापांक फलन है,
तब यह x के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। चूंकि gx व hx दोनों सत्य है, इसलिए g संक्रिया hx भी x के प्रत्येक मान के लिए सतत होंगे। क्या होंगे? सतत होंगे। ये लो, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा हिंदी में लिखने वाले हैं। अब माइंड में आएगा सर हमें तो हिंदी नहीं करनी है ना, हम तो इसको सिद्धि करके दिखाएंगे। तो कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि gx के x का कोई भी पॉइंट लेके आप sin x को क्या कर सकते हो, सतत प्रूफ कर सकते हो। x का कोई भी मान 1 2 3 के लिए भी क्या कर सकते हो, इसको सतत प्रूफ कर सकते हो। लेकिन ये आएंगे सतत ही, ये कंपलसरी बात होती है कि त्रिकोणमितीय फंक्शन हो गया, त्रिकोणमितीय फंक्शंस, एल्जेब्रिक फंक्शंस और मॉड मापांक वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, वो क्या रहते हैं, प्रत्येक मान के लिए क्या रहते हैं, सतत रहते ही रहते हैं। ये कंपलसरी बात होती है। जो ये मापांक वाला सिंपल फलन है ना, और ये है, ये ऑलवेज कंटिन्यूस ही रहते हैं सर, तो इनको सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। आपको सीधा हिंदी में लिख के दिखाना है कि हाँ सर ये चीजें होती हैं और हमें पता है कि ये सतत ही आएंगे, और करके दिखानी है। तो भाई x का मान यहाँ पे π/2 π/4 कुछ भी लेके gx को सिद्ध कर लेना, फिर x का मान 1 2 3 4 जो तुम्हारा मन करे उसको भी सिद्ध कर लेना, फिर लिख देना ये वाली लाइनें कि ये दोनों सतत है, तब ये भी क्या होंगे, आपस में सतत होगा। वो तुम्हारी मर्जी है। मैंने आपको एक सिंपल मेथड बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हो, आपका नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी 100% की गारंटी है। ठीक है, 31 32 खुद करोगे, 33 मैंने करवा दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 भी ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ नया नहीं है। इसमें पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाक से नोट कीजिए फटाफट। चलिए भाई, अब कई बार बच्चों के मन में आता है कि सर आपने तो पीछे वाले क्वेश्चन में हिंदी लिखवा दी थी, डायरेक्ट करवाते थे, कोई बिंदु लेके समझा देते तो ज़्यादा बेटर होता। बेटा बिंदु लिखने की कोई फ़ायदा नहीं है, छोटा क्वेश्चन आना है तो आपको डायरेक्ट लिख के आना है। अब जैसे 31 ये क्वेश्चन नंबर 34 है, f(x) बराबर में mod x माइनस 1 mod x प्लस 1, इसके अंदर असंतत्यता के बिंदु ज्ञात करने हैं, यानी किन किन बिंदुओं पे ये असंतत है वो देखना है। अब सारे बिंदुओं पे चेक थोड़ी ना करने बैठोगे, यहाँ पे x प्लस 1 है तो 1 की बात कर लो, 1 पे बात कर लो। अगर 1 पे ये सत्य है तो अन्य बिंदुओं पर भी क्या रहेगा, सत्य रहेगा। ठीक है, तो असंतत्यता का कोई बिंदु होगा ही नहीं। अब कहोगे कि सर आपको क्या पता, कंफर्म ही कह रहे हो कि नहीं होगा। नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, ये भी मॉड का फंक्शन है और ये भी क्या है, मापांक फंक्शन है। और जब मापांक फंक्शन होते हैं तो वो मैंने अभी बताया था क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो ये सारे बिंदुओं पर सतत ही आने वाला है और पूरा फंक्शन क्या रहेगा, सतत रहेगा। और लास्ट में एक ही लाइन लिखनी है, असंतत्यता का कोई बिंदु मौजूद नहीं है। ठीक है, यही लिखना है। अब मन में आया कि सर नहीं हमें तो पॉइंट लेके करना था, एक मैं पॉइंट लेके भी करवा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ताकि आपके मन से वो चीज़ें दूर हो जाएं। ठीक है, आप वहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। तो कैसे करना है वो देखो। आप लिखोगे फलन, पहले तो वही लाइन f(x) एक संयुक्त फलन है, एक क्या है, संयुक्त फलन है। तब माना gx बराबर में mod x और hx बराबर में mod x प्लस 1। तब मान लेना है सर, क्या मान लो कि gx बराबर में mod x और hx बराबर में mod x प्लस 1, ये मान लो, बस इतना मान लो। अब मन में आ रहा है ना कि सर पॉइंट लेके करवाओ हमें, तो है ना, अंदर से हो रहा होगा कि एक पॉइंट लेके तो करवा दो, करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले gx की बात करता हूं। तो लिखना है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर
gx की सातत्यता का परीक्षण। ठीक है, तो लिख लेना x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान, तो g1 mod 1 बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो अब क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 1 पे जांच हो रही है तो 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, फलन एक ही है तो 1 माइनस एच पुट कर लेना मोड पे, h का मान 0 पुट करोगे mod 1, और 1 के लिए क्या आएगा, 1 ही आएगा सर। राइट हैंड लिमिट करोगे, लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या आ गया 0, f1 प्लस एच बराबर में लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 1 प्लस एच पुट करोगे, h का मान 0 पुट करोगे तो mod 1 का मान भी कितना आएगा, 1। अब क्या लिख लोगे, x बराबर 1 पर hx की सातत्य, लो अब क्या कर लो, x बराबर 1 पर जांच कर लो भाई, hx की सातत्यता का परीक्षण कर लो, तो फलन का मान x बराबर 1 पर मान, तो h1 का मान कितना हो गया, mod 1 प्लस 1 बराबर में कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब लिख लेना लेफ्ट हैंड लिमिट करो, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, f1 माइनस एच बराबर में हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, h किस गए, अब f मत लिखना भाई यहाँ पे, सॉरी मैंने f लिख दिया है, आप g लिखना क्योंकि ये g वाला फंक्शन है, f वाले में की बात नहीं हो रही, तो यहाँ g, और जब यहाँ बात कर रहे हो तो h लिखा है। ठीक है, यहाँ बात करोगे तो फंक्शन को क्या माना हुआ है, h, तो h में मान रखना, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पे h1 माइनस एच, h में क्या पुट करना है, 1 माइनस एच, यहाँ पे 1 माइनस एच पुट कर दो, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस एच प्लस में 1 बराबर में क्या हो गया, बराबर में ये पुट कर दिया, तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 1 और 1 2, 2 माइनस में क्या हो गया h का मान 0 पुट किया तो कितना आ गया, 2 ही आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट पुट करोगे, तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, h क्या पुट करोगे, 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, अब 1 प्लस एच पुट करोगे तो सर यहाँ पे 1 प्लस एच और प्लस में क्या पड़ा है, 1 पड़ा है फंक्शन में, h में 1 प्लस एच ही पड़ा है ना, 1 प्लस एच की जगह 1 पुट कर दिया। अब देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2, h की जगह 2 प्लस h की जगह 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब देखो ये भी सतत है अपने आप में और ये भी क्या है, सतत ही है अपने आप में, तो आप लिख दोगे चूंकि फलन gx व hx सतत है, इसलिए GOHX बराबर में fx भी सतत होगा, fx भी क्या होगा, सतत होगा। अतः असंतत्यता का कोई भी बिंदु नहीं है, अतः असंतत्यता का कोई भी बिंदु नहीं है सर इसमें। अब देखो मैंने पॉइंट लेके भी कर लिया है इस क्वेश्चन को, अगर आप सीधा हिंदी लिख के क्या करते तो इसको लिख देते कि सर मॉड वाला फंक्शन है तो ये भी सतत है और ये भी सतत है, यानी इन दोनों का संयुक्त भी क्या होगा, सतत होगा, बस सिंपल हो जाता, 1 नंबर के लिए सफिशिएंट है। और ऐसे करना चाहते हो भाई, आपका मन है कि हमें तो सर नहीं पूरा डिटेल से ही करना है, तो आप एक पॉइंट लेना, पहले इसको सतत प्रूफ कर लेना, फिर इसको सतत प्रूफ कर लेना उस पॉइंट पे और लिख देना कि ये दोनों सतत है, तब इनका संयुक्त भी सतत होगा, और सतत होगा तो असंतत्यता का कोई भी बिंदु नहीं होगा। यही मेथड आप पीछे वाले सारे क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। चलिए ये अपना 5.1 जो है ना वो खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, 5.2 करना है, और नेक्स्ट लेक्चर को जरूर अटेंड करना, उसमें अपने अवकलनीयता को पढ़ेंगे, अवकलनीयता का सिद्धांत पढ़ेंगे,
फिर अवकलन के फॉर्मूले पढ़ेंगे और फिर अवकलन को प्रॉपर वे के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप बने रहिए और अपनी स्टडी को निरंतर करते रहिए। नोट डाउन कर लीजिए, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपने मिलते हैं अवकलनीयता के साथ। थैंक यू भाई।